देखो आज हम पढ़ेंगे संसदीय समितियां। तो पहले ये बताओ संसद का काम है क्या? संसद का काम क्या है? कोई काम नहीं। संसद का काम है कानून बनाना। लेकिन संसद कानून बनाने के साथ साथ कई सारे काम करती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ रहे थे तो क्या देखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर कोई भी आरोप लगाया जाएगा तो उसकी प्रक्रिया कहां चलेगी? लोकसभा राज्यसभा में। अब बताओ संसद कानून बनाए या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाए? संसद कानून बनाए या किसी भी चीज में अलग से हस्तक्षेप करे। तो ऐसा देखा गया कि संसद के पास थोड़ा समझने है ना इसकी भूमिका कि भारत में जो संसद है वो समितियों का गठन क्यों करती है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? संसद के पास समय की कमी है। किसकी कमी है? और काम ज्यादा। काम कैसा है? समय कम और काम ज्यादा। ऐसी चीज को निपटाने के लिए यानी अपने पेंडिंग वर्क को निपटाने के लिए संसद समय समय पर अपने काम को क्या कर देती है? डेलीकेट कर देती है किसी अन्य को, यानी वो ट्रांसफर कर देती है अपने काम को। तो जब ट्रांसफर करेगी अपने काम को किसके माध्यम से? किसी समिति के माध्यम से। और ये समिति संसद के एवज में अपना काम निपटाएंगी और काम को सही समय में पूरा करने का प्रयास करेंगी। ये बात समझ आई? तो देखा गया संसद में समितियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है परमानेंट कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। परमानेंट का मतलब जो हमेशा स्थायी रहेगी, लेकिन इसका कार्यकाल जो उसके सदस्यों का कार्यकाल है वो एक साल में परिवर्तित हो जाएगा। एडहॉक कमेटी मतलब समझे, ये स्थायी का मतलब परमानेंट बनी रहेंगी। एडहॉक का मतलब किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनी और जैसे ही वह प्रयोजन समाप्त वह कमेटी भी समाप्त। आई बात समझ में? यहां तक एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न समितियों में से कौन सी समिति स्थायी नहीं है। तो यह क्वेश्चन तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हें पता हो कि कितनी स्थायी समितियां भारत के संसदीय व्यवस्था में काम करती है। ठीक है, तो कितने प्रकार की समितियां स्थायी? एक स्थायी हो गई, दूसरी अस्थायी। स्थायी समिति को भी कितने भागों में बांटा? देयर आर 7 टाइप ऑफ परमानेंट कमिटीज। 1 2 3 कितनी कितनी स्थायी समितियां हैं? 7। कौन कौन सी? पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। दूसरा एस्टिमेटेड कमेटी, प्राक्कलन समिति। तीसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट कमेटी, लोक उपक्रम समिति। ठीक है, कितनी हो गई? 3 हो गई। चौथा कौन सा? एससी और एसटी के कल्याण के लिए बनाई गई समिति। 4 हो गई। 5वां कौन सी है? विशेषाधिकार समिति। 6ठी कार्य मंत्रणा समिति और 7वीं विभागीय समिति। तो निम्न में से कौन सी समिति स्थायी नहीं है? इसको क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? ये 7 समितियां रट लेना। पहला लोक लेखा, दूसरी प्राक्कलन, तीसरी लोक उपक्रम समिति, चौथी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, 5वीं विशेषाधिकार समिति, 6ठी कार्य मंत्रणा समिति और 7वीं विभागीय समिति। ठीक है, ये 7 समितियां जो है स्थायी रहती हैं, यानी ये अनवरत काल तक चलती रहती है। यानी प्रत्येक वर्ष में इनके सदस्यों का कार्यकाल तो चेंज होगा लेकिन समिति का गठन यानी ये कभी विघटित नहीं होती, स्थायी है। ठीक है, दूसरी कौन सी है?
एडहॉक, एडहॉक मतलब किसी खास प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति। जैसे अचानक से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर क्या लगा, साबित कदाचार या असमर्थता, तो इसकी रिपोर्ट का मतलब इसकी जो जांच होगी कौन करेगा? तो इसके लिए संसद में जो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया चलती है, क्वासी जुडिशियल, है ना, तो किसी भी चीज की जांच कराने के लिए जो समिति बनाई जाएगी वो कैसी होगी? एडहॉक। जांच पूरी, समिति खत्म। या संसद को किसी विधि बनाते समय सलाह की जरूरत है तो किस समिति का गठन करेगा? और जैसे ही सलाह दे देगी समिति, समिति का काम खत्म और समिति का अस्तित्व भी खत्म। समझ में आई बात? तो ये दो प्रकार की समितियां हमें पढ़नी है। पहली कौन सी है? परमानेंट। दूसरी कौन सी है? एडहॉक। परमानेंट की कितनी समितियां हैं? 7। पहली लोक लेखा समिति, दूसरी प्राकलन समिति, तीसरी लोक उपक्रम समिति, चौथी अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए बनाई गई समिति, पांचवी विशेषाधिकार समिति, छठी कार्य मंत्रणा समिति और सातवीं। एक एक करके ले आएंगे, सातों समिति आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है? और यहीं से क्वेश्चन आएगा, खासकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पढ़ेंगे हम सातों, ठीक है? ठीक है, चलो पहले देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो अगर कोई पूछे भारतीय संविधान में पब्लिक अकाउंट कमेटी का अस्तित्व कब से आया? तुमने सुना है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? नहीं सुना? उन्नीस में भारत में एक भारत शासन अधिनियम का गठन हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन है? मॉन्टेग्यू उस समय के भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड है भारत के वायसराय। इनकी अध्यक्षता में कुछ सुधार किए गए थे। उसी सुधार में पहली बार संसद के लिए एक लोक लेखा समिति के गठन की बात की गई थी। समझ में आ गया? और 1921 में यह लागू हो गई और 1921 से लेकर आज तक यह चली आ रही है। स्थायी है कि नहीं है? समझ में आई बात? तो अगर कोई पूछे कि लोक लेखा समिति भारत में अस्तित्व में कब आई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम से। और कब ये लागू हो गई? तो 1921 में ये प्रभावी हो गई। ठीक है? हाँ, क्या वर्किंग में नहीं, जिस दिन इंप्लीमेंट हुई, लागू कब हुई? तो 21 है। और अस्तित्व में मतलब ये गठन की बात हो गई, प्रस्तावित हो गई 1919। तो जैसे जैसे स्टेट ऑप्शन भी अलग होगा। ऑप्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा 1919, 1921, 1920, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? भारत शासन अधिनियम की बात कर रहा है तो लिखेगा 1909, 1919, 1935 और 1892। तब पकड़ लोगे, है ना? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसके गठन की बात की गई और 1921 में यह लागू हो गई। ठीक है? तो अब ये बताओ, ये जो ये समिति है इसमें कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य। क्वेश्चन पूछा गया है, यानी लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होंगे? 22। इन 22 सदस्यों में से, अरे उधर मत देखो यार, बंद करो उसको, बंद करो। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य कहां से आएंगे? लोकसभा से। बच्चे कितने? 7 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यसभा से। समझ में आई? इन सदस्यों का क्या होगा? नियुक्ति, निर्वाचन या मनोनयन? इन सदस्यों का मनोनयन होगा। यह मनोनयन करेगा कौन? नहीं, यहां पे राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं। इन समितियों में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। ये जो 22 सदस्य है कहां से आ रहे हैं? लोकसभा से आ रहे हैं। यहां से आ रहे हैं। तो इन 22 सदस्यों में से कौन से 15 सदस्य लोकसभा से आएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य आपस में मिलकर। ये 7 सदस्य कहां से आ रहे हैं? राज्यसभा से। इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यसभा के कुल सदस्य।
अगर ऐसा ना हुआ तो यह शक्ति आखिरी में किसको दी गई है? लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को। यानी सब सदस्य अगर मिलकर 15 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं कर पाए तो ये शक्ति किसके पास चली जाएगी? और लोकसभा अध्यक्ष इन 543 में से कौन से 15 सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य होंगे, इसका निर्धारण करने की शक्ति किसके पास? समझ में आ गई बात? यदि ये 245 सदस्य राज्यसभा के लोग मिलकर 7 सदस्यों का मनोनयन नहीं कर पाए तो ये शक्ति किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? और राज्यसभा का सभापति इन 245 में से किन्हीं भी 7 सदस्यों को लोक लेखा समिति का सदस्य बना देगा। सदस्यों का निर्वाचन वो समझ में आ गया। मनोनयन पहली शर्त क्या है? कितने सदस्यों से लोक लेखा समिति का गठन होगा? 22। इनमें से 15 कहां से आएंगे? 7 कहां से आएंगे? इन 15 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? लोकसभा के सदस्य करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो शक्ति किसके पास चली गई? इन 7 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? राज्यसभा के 245 सदस्य। अगर ये नहीं मनोनयन कर पाए तो शक्ति कहां चली गई? रखोगे याद। अब अगर 22 सदस्यों से मिलकर पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन हुआ है तो इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन होगा? कौन होगा? एक परंपरा चली आ रही है 1967 से और कहा गया है कि लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अध्यक्ष है कौन? वह विपक्ष का नेता होना चाहिए। कौन होना चाहिए? विपक्ष का नेता होना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है? नहीं, इन 22 में से ही एक आदमी होगा जो अध्यक्ष होगा, लेकिन वो अध्यक्ष होगा कौन? विपक्ष का नेता। समझ में आ गई बात? कौन का विपक्ष का नेता? हाँ, लोकसभा के विपक्ष का नेता। ये 67 से परंपरा चली आ रही है कि पीएसी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? विपक्ष का नेता। इस समय विपक्ष का नेता कौन है? तो इस समय लोक अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के कौन होंगे अध्यक्ष? ऐसा क्यों किया गया सोचो। देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है पहले तो ये समझो, तब समझ में आएगा कि विपक्ष के नेता को अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो क्या काम है? सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। याद आया जब हमने तुम्हें कैग पढ़ाया था? कैग में क्या पढ़ाया था कि पीएसी क्या है? पीएसी और कैग के मध्य कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे के दार्शनिक मित्र है ना? दोनों एक दूसरे के मार्गदर्शक हैं। तो कैग का काम क्या था? सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है? सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। दूसरा काम, कैग को सहायता एवं सलाह देना। अब सोचो, सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच कौन करेगा? अगर यह सरकार का आदमी होता, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष, यदि सरकार सत्ता पक्ष से होता तो क्या वो सरकार की आलोचना कर पाता? सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं कर पाता ना। इस वजह से इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तथा इसकी रिपोर्ट पर जो जांच कर रही है विश्वास जगाने के लिए, जनता के भीतर विश्वास जगाने के लिए कि हां पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो सही है, ऐसी चीजें स्थापित करने के लिए 1967 के बाद विपक्ष का नेता ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होगा। आई बात समझ में? तो अगर तुम्हें कार्य पता है तो रिलेट कर पाओगे, नहीं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मोटा मोटा काम क्या है? सरकार द्वारा जो भी खर्च हो रहा है एक साल में उसकी जांच करना और उसकी जांच करके रिपोर्ट किसको देना? किसको देना? कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। लोक लेखा कमेटी का नियुक्ति कौन कर रहा है? संसद के सदस्य। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? संसद को। ठीक, ऐसे ही जोड़ के पढ़ना तभी कर पाओगे।
रिपोर्ट लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रत्येक वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको देगी? संसद को, और संसद उसको पटल पर रखवाकर चर्चा कर देगी। क्या मेरे भाई? अक्सर देखा गया लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का नेता। क्या 1921 से 1967 तक क्या था? तब ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, तब किसी भी व्यक्ति को चुन लिया जाता था, वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, इसका कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन 1967 से देखा गया है आज तक जो भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वो हमेशा कहां से है? परंपरा है, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। परंपरा इसलिए बनाई गई ताकि इसके द्वारा की गई जांच पर विश्वास स्थापित किया जा सके तथा इसकी रिपोर्ट निष्पक्ष प्रभावी हो सके। दिमाग लगाओ ना, अगर सरकार खर्च कर रही है तो सरकार के खर्चों की जांच कौन करेगा? सरकार पक्ष वाला कि विपक्ष वाला? उसकी रिपोर्ट कैसी होगी? ठीक होगी। सोचो ये ज्यादा खर्च कर देंगे और सरकार का आदमी इनकी आलोचना करेगा क्या? आलोचना कौन करेगा? इस वजह से अध्यक्ष किसको बनाया गया? विपक्ष को। समझ में आ गई बात? पक्का? इसका कार्यकाल कितने वर्ष? यही लिखो, कार्यकाल कितने वर्ष? 1 वर्ष। किसका कार्यकाल? सदस्यों को, क्योंकि समिति बन चुकी है, वो गठित है, स्थायी है। समिति कभी नहीं खत्म होगी। कौन खत्म हो रहा है? खत्म कर रहे हैं। इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 1 साल, यानी 15 और 7, ये 1 साल तक काम करेंगे। 1 साल के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके अपने अपने घर बैठ जाएंगे। फिर अगले साल के लिए 15 और 7 अलग अलग आ जाएंगे। क्या इन सदस्यों को जो एक बार सदस्य बन चुके हैं, क्या दोबारा भी सदस्य बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। कितनी बार भी इनकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। आगे समझ बात। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का संबंध किस अधिकारी से है? कैग से। पहला, यानी कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी वही काम कर रहे हैं जो कैग कर रहा है ना? कैग और पब्लिक अकाउंट कमेटी दोनों एक दूसरे के क्या है? दार्शनिक मित्र है, मार्गदर्शक है, या दोस्त है। तो दोनों एक दूसरे से रिलायबल या दोनों एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर चलते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्या हो गया? 15 7 22 कहां से होंगे? कहां से होंगे? लोकसभा से 15, 7 राज्यसभा से। कितने वर्ष के लिए कार्यकाल? 1 वर्ष के लिए। काम क्या है? सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना तथा कैग को सहायता देना। समझ में आ गई बात? पब्लिक अकाउंट कमेटी को एस्टीमेट कमेटी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी समितियां जुड़वा बहनें हैं? ऑप्शन लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? जुड़वा बहनें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एस्टीमेट कमेटी यानी ये दूसरी कमेटी। कार्यकाल बिल्कुल 1 वर्ष। ठीक। सदस्य की संख्या और 300 सदस्य कहां से आ रहे हैं? लोकसभा से। यानी प्राक्कलन कमेटी में, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। 30 सदस्य की नियुक्ति कहां से हो रही है? लोकसभा से। अध्यक्ष कौन होगा? ऐसा नहीं है, विपक्ष विपक्ष ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष 30 में से कोई भी हो सकता है। समझ में आया? कार्य क्या है? सरकार के खर्चों की जांच करना तथा प्रशासनिक व्यय को नियंत्रित एवं नियमित करना। क्या काम है? प्राक्कलन कमेटी का काम सरकार के खर्चों की जांच करना, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी तो यही काम है।
इस वजह से उसको क्या कहा गया, जुड़वा बैंक। दूसरा, जो भी भारत सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही है उसको क्या करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, यानी कम करना। समझ में आई बात? तभी तुम देखो तो जो सरकारी अफसरों को गाड़ियां मिलती थी, बंगले मिलते थे, वो अब क्या कर दिए गए, थोड़े थोड़े कम कर दिए गए। अब वो सुख सुविधाएं नहीं दी जा रही जो 1990 से पहले आईएसओ को मिलती थी। ठीक है, किसकी रिपोर्ट्स है, एस्टिमेटेड कमेटी। ठीक है, कितने सदस्य, कार्यकाल, ये 30 सदस्य कहां से होंगे, कार्य क्या है, रिपोर्ट किसको देगा, किसको, संसद को या अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष को ही देगा। क्यों देगा, बिल्कुल, यानी एस्टिमेटेड कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी, लोकसभा के अध्यक्ष को, और लोकसभा अध्यक्ष उसको पटल पर रखवा देगा। समझ में आ गई बात? पक्का? कितनी हो गई कमेटी, तीसरी ले आओ। लोक उपक्रम समिति, सदस्य संख्या कहां से, यानी जो लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या है वही लोक उपक्रम समिति की सदस्य संख्या होगी। समझ में आ गई बात? कार्यकाल 1 वर्ष। ठीक, इसके बाद कार्य, तो क्या लिखा है, उपक्रम। कौन से उपक्रम, लोक उपक्रम। कौन से लोक उपक्रम होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या क्या है जी, कौन कौन, नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं, ये किसकी जांच कर रहा है, शब्द पकड़ो है, किसकी, कौन सी, हाँ, किसके लिए काम कर रही है किसकी, सरकार की। दूसरा, ये सुना, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन, किसकी कंपनी है ये, भारत सरकार। किसके लिए काम कर रही है, ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, किसकी कंपनी है, सरकार की। काम किसके लिए कर रही है, जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये किसकी कंपनी है, सरकार की। काम किसके लिए कर रही है, जनता के हित की। और बताओ, हाँ, पोस्ट ऑफिस, और ये सारी चीजों की जांच कौन करेगा, किसमें कितना पैसा खर्च होगा, इसकी कौन सी नीतियां प्रभावी है, कौन सी नीतियां प्रभावी नहीं है, इन सब की जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति, जिसकी सदस्य संख्या कितनी है, ये कहां से आएंगे, हाँ ठीक है, ये 15 और 7 22। ठीक है, ये रिपोर्ट किसको देगा, संसद को। संसद उसे अपने पटल पर रखवाएगी। हाँ, बिल्कुल, रिपोर्ट लेकिन दोनों जगह रखी जाएगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह रखी जाएगी। चर्चा होगी ना कि सरकार ने ओएनजीसी पर 1 साल में इतना खर्च किया, रिपोर्ट कौन दे रहा है, ये पब्लिक सेक्टर कमेटी। ये रिपोर्ट कहां रखेगी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगह चर्चा होगी। चर्चा के बाद निष्कर्ष से पहुंचा जाएगा, हाँ खर्चा ठीक हुआ या नहीं हुआ, या कैसा और करना चाहिए, क्या इसको कम करना चाहिए, या ओएनजीसी सही ढर्रे पे चल रही है, या इसमें कुछ कमियां हैं इसको सही करो। ये सारी चीजों की नीति कौन बनाएगा, बनाएगी सरकार, लेकिन किसकी सिफारिशों पर, लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर। समझ में आ गई बात, अंतर समझ में आ रहा है, क्या क्या अंतर है। ये तीनों समितियां किससे जुड़ी हुई लग रही हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी और पब्लिक सेक्टर यूनिट कमेटी। ये किससे जुड़ी है, ये वित्तीय कामकाज से जुड़ी है। यस और नो,
तो कैसी समितियां हो गई? वित्तीय। अब बाकी की 4 समितियां क्या है? दिमाग लगाओ, एससी एसटी के कल्याण के लिए जो समिति बनेगी वो क्या क्या करेगी? है ये इनके लिए क्या बात करेगी? अधिकारों की बात करेगी या विकास की बात करेगी? हाँ है ना? तो ये चारों समितियां सलाहकारी समितियां हैं, सलाह दे रही ना कि एससी के उत्थान के लिए हमें ये करना चाहिए, एसटी के उत्थान के लिए विशेष अधिकार क्या है अभी बताएंगे, कार्य मंत्रणा समिति क्या है, संसद कैसे काम करेगी, इसकी सिफारिश कौन देगा? तो ये कैसी सिफारिश है? सॉरी, ये कैसी समितियां हैं? सलाहकारी। और ये कैसी समितियां हैं? अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो शुरू की 3 समितियां वित्तीय कामकाज की देखरेख करने के लिए हैं। इस प्रकार ये कैसी समितियां बनेंगी? वित्तीय समितियां। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? एस्टिमेटेड कमेटी में कितने सदस्य? और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की कमेटी में कितने सदस्य? चलो चौथी ले आओ। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण के लिए समिति। कार्यकाल 1 वर्ष। सदस्य संख्या 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक बड़ी वो समिति कौन सी है? एससी एसटी। कितने सदस्य इसमें? 31। समझ में आ गई बात? इसका काम क्या है? हाँ, एससी और एसटी के हितों के लिए जांच करना तथा अपनी रिपोर्ट तो नाम से समझ में आ गया होगा ना, एससी एसटी के कल्याण के लिए बनाई गई समिति। ये किस पर काम करेंगे? एससी एसटी के हितों के लिए बात करेंगे। बस याद क्या करना तुम्हें? सदस्य संख्या। हाँ है ना? क्या ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? संसद इनकी रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य है? नहीं है। यानी संसद इनकी रिपोर्ट मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पेज में क्या देखा था? सलाहकारी है। अगर आप सलाह देंगे तो सलाह जरूरी है कि मानी जाएगी? ये उसका काम है संसद की वो सलाह माने या ना माने। आगे बात समझ में? क्या देखा हमने? कितनी समिति हो गई? कितने? इसमें सदस्य संख्या कितनी है? और लिख लो यहां पे सर्वाधिक सदस्य संख्या। यानी सर्वाधिक बड़ी अगर कमेटी है तो कौन सी? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन था लोक लेखा समिति ए, बी था प्राक्कलन समिति, सी था सार्वजनिक उपक्रम की समिति और चौथा था जांच समिति। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन में 1 लोक लेखा समिति, बी में प्राक्कलन समिति, सी में वो वाली कौन सी विशेष लोक उपक्रम समिति और चौथी जांच समिति। अरे जब पूछ रहा निम्न में से कौन सी है तो कोई सी नहीं कैसे हो सकता? हाँ है? कौन सी? हाँ कौन सी है वो? सार्वजनिक उपक्रम बताया था हमने। एस्टिमेटेड कमेटी प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? कहां से थे? सभी लोकसभा थे। तो इन सब निम्न में से 4 समितियों में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या किसमें थी? एक था पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 है। दूसरा पब्लिक सेक्टर यूनिट कमेटी, इसमें 22 है। तीसरा एस्टिमेटेड कमेटी, इसमें 30 है। और चौथा जांच कमेटी, वो भी आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी लग रही है? तो क्यों उसमें सोचना क्या है? अगर यहां पे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति आ जाता तब एक नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है।
हाँ तो जब ऑप्शन में होगा तब लगाओगे ना, ऑप्शन में नहीं तो कहां से लगा दोगे? तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा बड़ी समिति कौन सी है। यूपीएससी का टाइम बता रहा है तुम लोग को, तुम रटे क्या बैठे हो? ऑप्शन में दिया, उस ऑप्शन में तुलना कराई है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो ऑप्शन में सबसे बड़ी कौन सी थी? समझ गए मेरी बात? तो ये कितनी हो गई? चौथी हो गई, पांचवी देखो। विभागीय समिति, विभागीय मतलब डिपार्टमेंटल। अच्छा बताओ, भारत सरकार कैसे काम करती है? मंत्रालय के हिसाब से काम करती है ना, तो विभिन्न मंत्रालय विभिन्न विभाग होंगे, काम कर रहे होंगे, यानी हर एक विभाग की अलग से जांच करने के लिए जो समिति बनेगी उसको क्या कहलाएगी? जैसे रक्षा विभाग के लिए समिति बन गई, तो किसके लिए जांच कर रही है वो? रिपोर्ट किसको देगी? संसद को देगी यार। ये समितियां किसकी हैं? और हेडिंग क्या डलवाया था? फिर भी कंफ्यूज हो रहा। रिपोर्ट किसको देगी? संसद को देगी। वित्त विभाग के संबंध में कोई रिपोर्ट कमेटी बनी तो किसकी कमेटी होगी? किसी एक पर्टिकुलर एक विभाग के लिए बन रही ना, तो उसका कार्य क्या है? हाँ, विशेष विभाग के लिए गठित की गई समिति जो उस विभाग की जांच करेगी कि कामकाज कैसा चल रहा है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है, कितना पैसा लग रहा है सरकार का, कितना पैसा आउटपुट के रूप में निकल रहा है, कितना पैसा इनपुट के रूप में जा रहा है। समझ में आई बात? तो इन सब की कौन रिपोर्ट करेगा? विभागीय। अलग अलग विभाग की अलग अलग विभागीय कमेटी बनेगी। कौन बनाएगा? संसद। सदस्य संख्या 21 लोकसभा से, एक सेकेंड, 22, 30 पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी है, चल 22, 30, फिर 22 पब्लिक सेक्टर यूनिट, लग जाओ 31 SC ST, कितने हो गए? 4 हो गए ना। और कौन सी पांचवी कौन सी थी? पांचवी ही करा रहे ना। देखो देखो डिपार्टमेंटल कमेटी के सदस्य संख्या देखो, अब नहीं याद आएगा, अगर आना हो चुका तो आ जाता अब तक। डिपार्टमेंटल कमेटी, हाउ मेनी मेंबर्स इन डिपार्टमेंटल कमेटी? कहां से लिखा है ये? ना देखो ये एक बार, डिपार्टमेंटल में 31 है ना, ठीक। 21 और ये सही है ना, यही तो बता रहे थे, 21 और दोनों बराबर है। देखो जैसे सदस्य संख्या SC ST के लिए वैसे ही डिपार्टमेंटल कमेटी के लिए 21 सदस्य कहां से आएंगे और 10 सदस्य, ये दोनों सदस्य मिलकर किसकी जांच करेंगे? किसी विशेष विभाग की। और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? संसद को। संसद रिपोर्ट को कहां रखवा देगा? पटल पर। पटल पर रख के चर्चा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? कितनी हो गई? छठी देखो कौन सी? अब ये बताओ, जो विशेषाधिकार समिति है किसको विशेषाधिकार प्राप्त है? प्रिविलेजेस संविधान के अनुसार। अबे यार, ये विशेषाधिकार किसके लिए होंगे? संसद सदस्यों के लिए, यानी MPs। अब बताओ,
अनुच्छेद 105 कुछ विशेषाधिकारों की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसके? एमपी के। अनुच्छेद 194 किसकी बात कर रहा है? कुछ एमएलए की विशेषाधिकार, मतलब सदन में की गई कोई भी कार्यवाही के लिए उस व्यक्ति को कोई भी न्यायालय दंडित नहीं कर सकता। लेकिन ये बताओ कौन सी चीजें विशेषाधिकार के तहत आएंगी, कौन सी चीजें विशेषाधिकार के तहत नहीं आएंगी? इसका उल्लेख संविधान में है? नहीं है। याद रखना, विशेषाधिकार जो सांसदों को मिले हैं उसकी सही से सटीक परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। तो हम उसके द्वारा किए गए किस कार्य को विशेषाधिकार मानेंगे और किस कार्य को विशेषाधिकार नहीं मानेंगे, इसकी जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनेगी? जैसे संसद सदस्य बैठे यहां पर, किसी ने एक चप्पल उठा के किसी दूसरे को चप्पल मार दी, क्या यह उसका विशेषाधिकार है? सोचो, नोट की गड्डियां उठा के फेंक रहा हो संसद में, क्या उसका विशेषाधिकार है? यानी ये उसके विशेषाधिकारों का क्या हुआ है? मिसयूज। तो संसद सदस्यों द्वारा किए गए सदन के भीतर ऐसे कई कार्य हो सकते हैं जो उसके विशेषाधिकार की श्रेणी में आएंगे और कुछ ऐसे काम होंगे जो उसके विशेषाधिकार की श्रेणी से बाहर होंगे। तो कौन से कार्य विशेषाधिकार है और कौन से कार्य विशेषाधिकार नहीं है, इसकी जांच करने के लिए संसद विशेषाधिकार समिति का गठन करती है। समझ में आ गई बात? पक्का? इसके सदस्य कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य संख्या कितने हो गए? 30। यानी 30 सदस्यों की 2 समितियां हैं। पहली कौन सी थी? प्राक्कलन, और दूसरी नहीं, ठीक है, सही कह रहे हो तुम, इसको सही कर लो। SC ST के लिए 30 है। हाँ ठीक, कहां लिखा है SC ST के लिए? ये याद रखना, ठीक है। SC ST के लिए जो है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा। तो 30 सदस्यों वाली समिति है, वो कौन कौन सी है? 2 है। पहली कौन सी और दूसरी कौन सी? विशेष अधिकार वाली। कितने सदस्य संख्या वाली जो है? 31 है। एक ही है, कौन सी? विभागीय कमेटी, याद रखोगे। और एक है जो 15, 10, 25 और एक 26 सदस्यों से बनेगी। अभी बताएंगे कैसे, ये याद कर लोगे। कौन सी? समझ में आ गया? विशेषाधिकार कमेटी का गठन क्यों होगा? क्योंकि संसद सदस्य जो सदन के अंदर काम करते हैं वो कौन से काम विशेषाधिकार की श्रेणी में आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे, इसकी जांच करने के लिए संसद किस कमेटी का गठन करेगी? इसमें सदस्य संख्या कितनी होगी? 20 और 10। 20 कहां से और 10 कहां से? अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगी और संसद इस रिपोर्ट को पटल पर रखवाएगी। और यदि पाया गया कि इसने अपने विशेषाधिकारों का मिसयूज किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर पाया गया विशेषाधिकार का मिसयूज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सीधी थी। शब्द से पकड़ लोगे क्या काम होगा। विशेषाधिकार किसके हैं? सांसद सदस्यों के हैं। तो उनके विशेषाधिकारों की जांच करने के लिए जिस कमेटी का गठन होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? कितनी हो गई? 6 हो गए। एक लास्ट और देख लो, ये कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति, बिजनेस एडवाइजरी। इसका काम क्या है? तो संसद के कार्य है क्या क्या? संसद किसी कार्य को कितने समय सीमा में कर रही है ना? कार्यों का संचालन ठीक से चल रहा है या नहीं? कार्यों को करने में ज्यादा विलंब तो नहीं हो रहा है, या कार्य हो रहे हैं या नहीं, इन सबकी जांच कौन करेगा? कार्य मंत्रणा समिति। समझ में आ गई बात? पक्का? अब बताओ, लोकसभा के कार्य अलग, राज्यसभा के कार्य अलग। तो लोकसभा के लिए अलग कमेटी और राज्यसभा के लिए अलग कमेटी। तो लोकसभा की कार्य की जांच करने के लिए लोकसभा कमेटी का गठन होगा जिसमें 15 सदस्य। नहीं समझे?
हाँ, बस ये याद रखना, एक ऐसी कमेटी है जिसके सदस्य एक ही साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि लोकसभा की जो कमेटी बनेगी वो लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, और जो राज्यसभा के कार्यों की जांच करने के लिए कमेटी बनेगी वो राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी। कार्य मंत्रणा, लेकिन कार्य तो अलग है, लोकसभा अलग काम कर रही है, राज्यसभा तो लोकसभा द्वारा किए गए कार्यों की जांच लोकसभा के सदस्य करेंगे और राज्यसभा द्वारा किए गए कार्यों की जांच राज्यसभा के लोग। ये एक ऐसी कमेटी है जिसके सदस्य संख्या, यानी एक ही कमेटी, नाम एक लेकिन कमेटी की संख्या 2। लोकसभा की अलग जांच होगी और राज्यसभा की। लोकसभा की जो कमेटी बनेगी उसके कितने सदस्य, राज्यसभा के 11। कार्य समझ में आ गया, कार्यों का संचालन ठीक हो रहा है या नहीं, समय सीमा के भीतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कोई विधेयक बहुत दिनों से पेंडिंग है, चर्चा नहीं हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं है कोई विधेयक पर चर्चा हो रही लेकिन वोटिंग नहीं हुई। ये सब चीजों की जांच कौन करेगा, कार्य मंत्रणा समिति। लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग। तो पूछा जाएगा ऐसी कौन सी समिति है जो अलग अलग कार्य करती है। बाकी 6 समिति सब एक साथ बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन यह समिति क्या कर रही है, अलग अलग कार्य कर रही है। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी आएगा, अब समिति से क्वेश्चन कोई आएगा तो अब कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, एस्टिमेटेड कमेटी, तीसरी पब्लिक सेक्टर यूनिट कमेटी, चौथी एससी एसटी के कल्याण के लिए समिति, पांचवी विभागीय समिति, छठी विशेषाधिकार समिति, और लास्ट कार्य मंत्रणा। ये 7 ऐसी है कमेटी जो कैसी है, स्थायी है। आया ना, इसकी सदस्य संख्या, इसकी सदस्य संख्या पूरे लोकसभा से, इसकी सदस्य संख्या 15 लोकसभा से और 7 लोकसभा और 7 राज्यसभा। एससी एसटी के कल्याण की संख्या 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। विभागीय समिति 31, सर्वाधिक संख्या वाली समिति। अगर कहीं ऑप्शन विभागीय है तो क्या लगाओगे, विभागीय नहीं है तो क्या लगाओगे, एससी एसटी, या समझ में आ गई बात। इसमें 21 कहां से होंगे, लोकसभा से, और 10 कहां से होंगे, राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य, विशेषाधिकार में कितने सदस्य, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा में कितने सदस्य, लोकसभा से अलग और राज्यसभा से। क्यों बोल लो 26, जब ये अलग अलग है तो क्यों बोलो 26, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 11। हाँ बताया है। तीस है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक 30। तो 20 और 10, क्या 15 और 11। समझ में आ गई बात। ये इसका संरचना है। नाम देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी किसकी जांच कर रही है, सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच और कैग को सलाह या सहायता। एस्टिमेटेड कमेटी, यह भी वित्तीय कमेटी, यानी 3 जो पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों का संबंध किससे है, वित्तीय कामकाज से। हाँ 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 हाँ, कैग संसद राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। ये देखो, ये क्या है, कैग की रिपोर्ट को हमेशा राष्ट्रपति रखवाएगा, लेकिन लोक लेखा समिति जब अपनी रिपोर्ट बनाएगी तो सहायता किससे ले रही है, कैग से, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट कहां रखेगी, संसद में। क्यों, क्योंकि उसके राष्ट्रपति से कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट देखो,
SC ST के लिए कल्याण की समिति, इसका काम क्या होगा? हितों की संरक्षा करना। विभागीय समिति, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कमेटी का गठन किया जाएगा और उसका काम क्या है? उस विभाग की जांच करना। ठीक है। विशेषाधिकार समिति, सांसद सदस्यों के विशेषाधिकार उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कार्य मंत्रालय, संसद अपने कार्यों को सही से संचालन कर रही है या नहीं कर रही है, समय सीमा के भीतर कर रही है, बाहर कर रही है, सबकी जांच कौन करेगा? कार्य मंत्रालय। ठीक है। तो बस एक बार ये रट लेना, तुम्हें 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। PYQ देखोगे तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ठीक। ये परंपरा वाला जो क्वेश्चन है ना 1967 से, इनमें से कौन सी कमेटी का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है? सामने है, बताओ। PSC क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सर्वाधिक बड़ी समिति कौन सी है? तो ऑप्शन में ये था, ये था, ये था, तो कौन सी है? तो जैसे ऑप्शन होंगे वैसे आपका आंसर बोल। अगर ऑप्शन में ये होता तो, ऑप्शन में अगर एस्टिमेटेड कमेटी ना होकर विशेषाधिकार कमेटी होती तो जैसे जैसे क्वेश्चन, कौन सी कमेटी है जो अलग अलग कार्य करती है? कार्य मंत्रालय कमेटी। ठीक है। बाकी मिलेंगे कल।